चलिए एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी है अनाया नाम की एक 24 साल की खुश मिजाज लड़की की, जिसने अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुई है और रिसेंटली उसे एक ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्ट के लिए जॉब मिल गई है। वो बहुत खुश है, उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जॉब में भी क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव है, एंथुसियास्टिक है, इसलिए टीम के सभी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि उसको अचानक कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां अपने अंदर महसूस होने लगी। उसको सुबह उठने में बहुत आलस आने लगा, जिसके कारण वो अक्सर ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाती थी। वो कितना भी रात को अच्छे से सोए, दिन में उसको आलस ही आता रहता था, थकावट ही लगती रहती थी। ऑफिस में भी उसकी वर्क परफॉर्मेंस काफी डिटीरियोरेट हो रही थी। दिन प्रतिदिन उसका काम उतना अच्छा नहीं रह रहा था, डेडलाइंस मिस होती जा रही थी उससे। जितनी क्रिएटिविटी से वो पहले डिजाइन बनाया करती थी, वो सब अभी डल होने लगी थी। पहले जो उसका शार्प माइंड था, वो अब थोड़ा स्लॉगी, थोड़ा स्लगिश होने लग गया था। और ये चेंजेस उसके बॉस ने भी नोटिस किए और उसने भी उसको वार्निंग दी कि अनाया, तुम्हारा वर्क परफॉर्मेंस थोड़ा डिटीरियोरेट होता जा रहा है, यू हैव टू इम्प्रूव इट। उसकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। पर्सनल लाइफ में भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। उसका वेट अचानक बढ़ता जा रहा था। उसकी स्किन उतनी ग्लोई नहीं रह रही थी, थोड़ी ड्राई ड्राई सी लग रही थी। बाल उतने अच्छे नहीं रह रहे थे, झड़ने लग गए थे बहुत ज्यादा। वो अपने आप के लिए बहुत सेल्फ कॉन्शियस होती जा रही थी। मोस्टली फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस रहती थी। इस कारण से उसने पार्टीज में आना जाना भी बहुत कम कर दिया था, दोस्तों के पास भी मिलने नहीं जाती थी। एक तरह से उसने अपने आप को सोशली कट ऑफ कर लिया था। ऑफिस में भी उसकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी, जिसके कारण उसको ऑफिस से पुअर परफॉर्मेंस वार्निंग लेटर जारी हो गया। अब क्या आप गेस कर सकते हैं कि अनाया जैसी खुश मिजाज, फुल ऑफ लाइफ लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों उसकी नौकरी ऑलमोस्ट उसके हाथ से जाने वाली थी, जिसको वो इतना पसंद करती थी? उसने अपने आप को लोगों से अलग कर रखा था, वो अपने आप के लिए बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो गई थी। ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ? क्यों वो इतनी डिप्रेस रहने लगी थी? इस सब का कारण था थायराइड डेफिशिएंसी या थायराइड डिसऑर्डर। अनाया की तरह हर 10 में से एक यंग एडल्ट और हर 6 में से एक यंग महिला थायराइड की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उन्हें जिंदगी भर थायराइड की दवाइयां खा के गुजारा करना पड़ता है। सरप्राइजिंगली थायराइड की प्रॉब्लम यंग लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। आई एम श्योर आप भी अपने आजू बाजू ऐसे यंग लोगों को जानते होंगे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है और वो उसकी दवाइयां ले रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? थायराइड की प्रॉब्लम यंग लोगों में इतनी क्यों बढ़ रही है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक्चुअली कुछ ऐसा है जो थायराइड को डैमेज कर रहा है? तो अगर आप यंग हैं, हेल्थ एंथुसियास्ट हैं, आप क्यूरियस हैं और हेल्थ को जानना और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि आपके थायराइड को कौन खराब कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। और हम आज बात करने वाले हैं थायराइड की प्रॉब्लम के बारे में, जो यंग पॉपुलेशन में बहुत बढ़ती जा रही है। थायराइड एक छोटा सा तितली की शेप का ग्लैंड होता है जो आपके गले में सामने की तरफ अटैच होता है। इसमें से T3, T4, TSH नाम के हॉर्मोन्स निकलते हैं जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को, हार्ट रेट को, ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर को, ब्रेन डेवलपमेंट को, डाइजेशन को, फर्टिलिटी को, इस तरह की बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इन शॉर्ट, थायराइड हार्मोन जो है वो आपके जिंदा रहने के लिए और फंक्शनल रहने के लिए बहुत जरूरी है। बट किसी कारण से अगर थायराइड डैमेज होने लग जाए, तो अनाया को जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, वो प्रॉब्लम्स प्लस और भी कुछ डेंजरस प्रॉब्लम्स का सामना हमको करना पड़ सकता है। जैसे कि बहुत थकावट लगना, कोई भी चीज याद करना या उसमें ध्यान लगाने में तकलीफ महसूस होना, मेमोरी का कमजोर हो जाना, कॉन्स्टिपेशन बने रहना, डिप्रेशन में जाना, परफॉर्मेंस आपका वर्क में और एकेडमिक्स में कम होते रहना, इन्फेक्शन बहुत जल्दी होना, ड्राई एंड इची स्किन होना, बाल झड़ना, हर बार ठंडी लगना, वजन बढ़ना, आपके मेंसेस इरेगुलर होना, पीएमएस की कंडीशन से प्रॉब्लम से परेशान होना, इनफर्टिलिटी, इंसोम्निया, मांसपेशियों में, जॉइंट्स में हमेशा पेन या वीकनेस रहना, और वर्स्ट केस सिनेरियो में डेथ। ये सब कुछ थायराइड की कमी से हो सकता है। तो जेनेटिक्स के अलावा हमारे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स ढूंढ के निकाले हैं जो थायराइड को डैमेज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं ये कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है कॉफी या कैफीन एडिक्शन। आज के टाइम पे रेयरली ही आप किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जो कॉफी के बिना अपने दिन की शुरुआत करता है। एक दो कप तो काफी होते हैं, लेकिन अगर आप मग्स और मग्स कॉफी के पीते हैं, तो उससे आपके थायराइड को बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर झेलना पड़ता है। देखिए, कैफीन जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है, जिसके कारण आपको फ्रेश फील होता है, नींद नहीं आती, अच्छा एक्टिव फील होता है।
पर उसके कारण थायराइड को बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है। इसके कारण एक्सेस वर्क प्रेशर में के कारण से थायराइड हमारा डैमेज होने लगता है। दूसरा है सोया प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज करना। सोया प्रोडक्ट जैसे कि सोया मिल्क हो गया, टोफू, सोया चंक, ये सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा प्रमोट होने लग गई हैं मीट या पोल्ट्री फॉर्म के सब्स्टिट्यूट के तौर पे, अगर आपको आपका प्रोटीन सोर्स पूरा करना है तो। इस कारण से जो वीगन है, वेजिटेरियन लोग जो हैं, अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए ज्यादा क्वांटिटी में सोया कंज्यूम करने लगे हैं रेगुलर बेसिस पे। अब सोए में दो तरह के केमिकल्स होते हैं, फिनस्टीन एंड डाइडोजीन। ये दोनों ही केमिकल्स जो हैं वो थायराइड पेरोक्सीडेज नाम के एक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण से थायराइड हार्मोन नहीं बन पाता और हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो बहुत ज्यादा सोए मत लीजिए। अगर आप वीगन वेजिटेरियन हैं तो दूसरे प्रोटीन सोर्सेज का यूज कीजिए, स्पेसिफिकली अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम की हिस्ट्री है तो। तीसरा पॉइंट है क्रैश डाइट या रेस्ट्रिक्टेड डाइट। अब आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए बहुत से लोग एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट डाइट या रेस्ट्रिक्टेड डाइट का यूज करते हैं वेट लॉस करने के लिए। बट अगर आप बहुत एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट यूज करोगे तो उससे आपकी बॉडी में भी नरिशमेंट भी कम होगा, असेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो भी कम हो जाएंगे, जैसे कि आयोडीन, सेलेनियम, और इस सब के कारण आपका थायराइड हार्मोन जो है वो कम निकलेगा। इसके साथ साथ क्योंकि आपने बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग की है तो आपकी बॉडी स्ट्रेस फील करेगी और उसके कारण भी थायराइड को ओवर वर्क करने के कारण से डैमेज हो सकता है। फोर्थ आता है आपका हाई स्ट्रेस लाइफ। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ और मिले ना मिले, स्ट्रेस जरूर मिल जाता है। वर्क का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, सोसाइटल प्रेशर का स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस झेल के हमारा थायराइड बेचारा डैमेज हो जाता है। स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज होता है, जिसकी प्रेजेंस में थायराइड को बहुत काम करना पड़ता है और वो थक के बेचारा खराब हो जाता है। साथ ही साथ थायराइड जो स्ट्रेस है वो आपकी थायराइड सेल रिसेप्टर रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करता है, इसलिए थोड़ा बहुत थायराइड हार्मोन जो बनता है वो भी अपना काम बराबर तौर पे नहीं कर पाता, जिसके कारण थायराइड डिसफंक्शन या थायराइड डिसजेनेसिस की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें थम्स अप दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली यंग लोगों के साथ, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में उनके दुश्मन कौन कौन है। और किसी रीजन से अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपसे कोई हेल्दी कंटेंट कभी मिस ना हो जाए। पांचवा फैक्टर है पुअर स्लीप, नींद अच्छे से नहीं लेना। अच्छी नींद हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करती है, इस कारण से थायराइड रिसेप्टर सेल सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करती है। तो अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो थायराइड हार्मोन अच्छा रहेगा। छठवां फैक्टर है पुअर डाइटरी चॉइसेस। अगर आप अपने डेली डाइट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेटरी स्टेट पे डालता है, जिसके कारण अगेन कॉर्टिसोल की मात्रा इंक्रीज होती है और धीरे धीरे आपका थायराइड का फंक्शन जो है वो डिटीरियोरेट होने लगता है। सेवंथ फैक्टर है टॉक्सिक एक्सपोजर। हैवी मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम जो आपके कुकवेयर में से आते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का बर्तन हो गया, कुकर हो गया, कैडमियम है, लेड है, मर्क्यूरी है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है जैसे कि बीपीए, ट्राइक्लोसैन, पीबीडीज, पेस्टिसाइड्स है जो हम फार्मिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, खेती में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स है जो कि हवा में, पानी में, मिट्टी में मिलता है, जैसे कि परक्लोरेट है, पीएफसीज है, पीसीबीज है। ये सब भी खाने के तौर पे, खाने के साथ साथ या किसी और मीडियम से हमारी बॉडी में आके थायराइड को डैमेज करते हैं। एट्थ पॉइंट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मतलब आप 6 से 7 घंटे से ऊपर बैठे या लेटे रहते हैं बिना किसी एक्टिविटी के पूरे दिन में, तो उसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्टेट डेवलप होगा जो थायराइड पे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, मतलब थायराइड को डैमेज करेगा। नाइन्थ है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग में निकोटीन, थायोसाइनेट, बेंजोपायरिन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो कि थायराइड हार्मोन को बनने से रोकता है। अल्कोहल में एसिटिल्डिहाइड होता है जो थायराइड को डैमेज करता है। तो इस तरह से स्मोकिंग और अल्कोहल लेने रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करने वालों को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अब आप एक बार देखकर बताइए कि इनमें से कौन से पॉइंट, कौन से रिस्क फैक्टर्स आपके लिए वैलिड हैं, स्पेशली अगर आपके फैमिली में थायराइड की हिस्ट्री ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर आप में 5 से ज्यादा रिस्क फैक्टर हैं तो आपको थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। थायराइड एक बहुत ही डिसेबलिंग कंडीशन, ये उन लोगों से पूछिए जो एक्चुअली थायराइड से जूझ रहे हैं, जो रोज दवाइयां खा रहे हैं और फिर भी उनको कभी फ्रेश फील नहीं होता। थायराइड डिजीज होना एक ना लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन की तरह है, धीरे 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 चलना, हर स्टेशन पे रुक जाना,
मंजिल तक या लास्ट स्टेशन तक पहुंचने के लिए जिंदगी भर का इंतजार कर देना, ऐसा लगता है कि बस पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। स्पेसिफिकली अगर आप यंग एज ग्रुप में हैं तो आप ये तो नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ से, आपके पास सपने हैं, एम्बिशन है, तो इसीलिए थायराइड के जो रिस्क फैक्टर्स है इनको पूरी तरह से अवॉइड करने की आप कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे लगता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म पे जो मैंने और एक वीडियो बनाया था कि हाइपोथायरॉयडिज्म को नेचुरली क्योर कैसे कर सकते हैं या उसकी दवाई हम कितनी मिनिमली कम कर सकते हैं, इस पे मैंने जो वीडियो बनाया है वो भी आपको पसंद आएगा, आपके इंटरेस्ट में रहेगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में शेयर कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए